मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए। जी हाँ साथियों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर, जो हम पिछली क्लास से बात करते आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन पार्ट 3 के बारे में। आज इस क्लास में हम देखेंगे नाउन के फंक्शन के बारे में, नाउन केसेस के बारे में कि नाउन केस होता क्या है और नाउन फंक्शन कैसे कार्य करता है। फिर इसके बाद में ये हमारी क्लास हो जाएगी आज नाउन के लिए समाप्त। फिर एक बचेगा इसमें नाउन में नाउन नंबर, जिसको अपन देखेंगे एग्रीमेंट में, यानी जो आपका सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो टॉपिक है उसमें हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो अपन को ज्यादा बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही जगह सारा काम आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को अब आगे ले चलते हैं और अब क्लास को आप कर दीजिए थोड़ा सा शेयर। जी हाँ, अब देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे नाउन एंड नाउन केस के बारे में कि ये होता क्या है। देखिए थोड़ा सा मैं एक दो दिन से बीमार ही हूँ, तो कल क्लास नहीं आज से की हमारी, लेकिन आज क्लास हमारी आ गई है। आप रेगुलर इससे जुड़ सकते हैं। तो देखो 1 तारीख से हम रेगुलर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्योंकि इसमें सीईटी का एग्जाम भी है बीच में, तो अपन ले रहे हैं क्लास और रोजाना अपन अपलोड करते हैं क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, अब चलिए आ जाइए यहाँ पर नाउन केस डेफिनेशन की बात करेंगे सबसे पहले। तो नाउन केस की डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, एक बार मैं पेन ले लेता हूँ। जी, noun case definition: the relation in which a noun stands to some other words, or the change of the form by which this relation is indicated is called the case। सर हम तो समझे नहीं क्या है। देखिए नाउन केस का मतलब है कि कब आप उसको सब्जेक्टिव केस मानेंगे, कब आप उसको ऑब्जेक्टिव का केस मानेंगे, कब उसको वोकेटिव केस मानेंगे। तो ऐसे 4 5 3 4 प्रकार के हमारे पास में केसेज हैं। इनको वन बाय वन करके अपन बात करेंगे कि वो रिलेशन बताएगा एक वर्ब के साथ में कि ये सब्जेक्ट टू वर्ब आ रहा है या ऑब्जेक्ट टू वर्ब आ रहा है। ऐसे वहां पर आपके नाउन केस देखने को मिलेंगे। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या है? नॉमिनेटिव केस का मतलब है यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की जाएगी, इसमें आपके ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी, इसमें आपके वोकेटिव में ये अलग, ये आपका अलग, ये पोजीशन आपका पोजीशन दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर अपन सभी की बात करेंगे वन बाई वन करके। इसके बाद में आ जाइए सीधा आप आगे। तो यहाँ पर हो गए हमारे 4 केस हो गए। तो नाउन केस कितने होते हैं? तो नाउन केस के जो प्रकार हैं वो कितने हैं भाई साहब? वो हैं 4 प्रकार के। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब इसके बाद में आ जाइए, सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कौन सा? नॉमिनेटिव केस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है? ए नाउन और प्रोनाउन। देखो अपन सबसे पहले नाउन की बात करेंगे, लेकिन प्रोनाउन को साथ में, क्योंकि नाउन के स्थान पर जो बैठेगा वो प्रोनाउन ही है। दैट फंक्शन एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्योंकि वह सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यानी वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हाँ। तो नॉमिनेटिव केस क्या हो सकता है? सब्जेक्ट टू वर्ब होगा, सब्जेक्ट टू वर्ब या सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस अपन समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा इतना, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू यदि हमने समझ लिया तो आराम से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिएगा, माया इज कुकिंग फूड। अब जो ये माया जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर, माया अंडरलाइन, ये क्या है? सब्जेक्ट टू वर्ब है। कैसा है सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट टू वर्ब है। और ये कैसा केस है भाई साहब? ये जो केस है वो कैसा है? हाँ जी, तो ये केस कैसा है? ये है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस क्या काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। तो आप आराम से नोट लगा कर लिख सकते हो कि एक नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में अपन चलते हैं सीधा सेकंड, तो रेड फोर्ट। अब ये जो पूरा का पूरा है यहाँ पर, ये नाउन जो फ्रेज है, ये क्या है? नाउन है पूरा। तो ये कैसा काम कर रहा है? ये सब्जेक्ट टू वर्ब काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? सब्जेक्ट टू वर्ब काम कर रहा है। और ये क्या है? ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है। इसे नॉमिनेटिव केस को ही क्या कह दिया जाता है? सब्जेक्टिव केस कह दिया जाता है। बताओ, एक एक बात मैं आराम से आपको समझाता चलूंगा, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बताओ इसके बाद चलें क्या? तो नॉमिनेटिव केस में हमने क्या जाना
ये सब्जेक्ट का कार्य करता है, यानी जो सब्जेक्ट होगा वह क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। इसके बाद में जस्ट अपन बढ़ जाते हैं आगे, यहाँ पर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव केस में अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा, हाँ जी, हाँ, ऑब्जेक्टिव केस में तो नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब बताओ नॉमिनेटिव केस क्या कर रहा था, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब काम कर रहा था और ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन काम कर रहा था। ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन, यानी इस ऑब्जेक्ट के बाद, इस ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा। ठीक है, हाँ जी, ऐसे काम करेगा वो। हाँ, अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे काम करेगा। तो ऑब्जेक्टिव केस है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, सीधी बात। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो होता है एक्यूसेटिव केस, कौन सा, एक्यूसेटिव केस, और एक होता है आपका, शायद उधर होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर समझाने के लिए, एक होता है डेटिव केस, डेटिव केस। और ये जो एक्यूसेटिव केस होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू वर्ब आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन आ जाता है। लेकिन ये जो डेटिव केस रहता है ये क्या रहता है, ये इनडायरेक्ट टू ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू वर्ब। देखो मैं एक चीज और आपको सरल बता दूं, बिल्कुल सरल है। जैसे ये कोई वर्ब है हमारी, ठीक ठीक है, ये कोई क्या है, हमारी वर्ब है। इस वर्ब से पहले कोई रहेगा तो वो सब्जेक्ट रहेगा, यानी वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट। और इस वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है यहाँ पर, या यहाँ पर अपन देखें तो ये आता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट। आपने देखा होगा किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं एक साथ, तो वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और एक्यूसेटिव, आप इसको एक्यूसेटिव कब बोलेंगे, कब इसको डेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं समझाऊंगा एक एक बात करके। तो डेटिव केस क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू वर्ब, और एक्यूसेटिव क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू वर्ब, और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन। जी हाँ, अब कैसे होता है ये भी अपन समझेंगे यहाँ पर। तो डेटिव केस यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया वैसे ऑलरेडी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू वर्ब। अब यहाँ पर अपन समझेंगे, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस एक सब्जेक्ट का काम कर रहा था। यदि मैं आपको इस प्रियंका के बारे में पूछूं तो आप बता दोगे कि ये क्या है, सब्जेक्ट टू वर्ब है और नॉमिनेटिव केस है। लेकिन बात अपन को यहाँ पर करनी है, गेव सोहन और ए पेन। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट वो हमेशा क्या किसको से बनता है, क्या और किसको। तो ये बात आपको लिखनी है, तो इसी साइड में करके, हाँ जी। तो क्या किसको जो होगा वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सेंटेंस में उसका क्या किसको का जवाब मिल रहा है आपको। ठीक है, जैसे प्रियंका क्या देती है, पेन देती है, किसको देती है, सोहन को। तो ये क्या किसको, किसका, किसकी का जो जवाब मिलेगा वह क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस हमने दो प्रकार से नापे हैं, एक तो कौन सा, एक्यूसेटिव केस, और एक कौन सा, डेटिव केस। अब यहाँ पर अपन को बात करनी है इसके बारे में, यानी ये सोहन क्या है और ये पेन क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपकी बात होगी, सबसे पहले वह किसकी होगी, सोहन की बात कर ले सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, अब मैं एक एक चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो आराम से, नोट्स मेरे साथ में आपको बनाते चलना है। जी हाँ, सबसे पहले तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब है, ये तो ये बात लिखो आप, ऑब्जेक्ट टू क्या है, वर्ब है। ठीक है, और कैसा है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा केस बनाता है, डेटिव केस बनाता है, डेटिव केस बनाता है। बताओ ये बातें यहाँ तक समझ में आ गई क्या। तो ये सोहन क्या है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब है, कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डेटिव, और केस में कौन सा है, डेटिव केस है। सर ये आपको कैसे पता चला कि ये डेटिव केस है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब है। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट टू वर्ब ही है, यानी ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या है, वर्ब के ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, वर्ब के क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं ये, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं ये बात तो सही है।
लेकिन एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक क्या है, डेटिव केस है और एक क्या है, एक्यूसेटिव केस है। बताओ यहाँ तक बातें समझ में आ गई क्या? अब मैं थोड़ा सा और लिखता हूँ यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर जो ये नाउन है, ये नाउन का ही काम कर रहे हैं दोनों। तो ये नाउन जो दोनों है वो केस में चले जाएंगे आपके। इसमें अब मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर इस वाले को, ठीक है आगे। तो अपन थोड़ा सा पेन वाले को यहाँ पर लिख देते हैं, मेरे पास में जगह यही है। तो पहले तो ये बताओ ऑब्जेक्ट टू वर्ब है क्या? बिल्कुल साहब है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब है। और इसके बाद में ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और एक ये क्या है भाई, एक्यूसेटिव केस है। कौन सा केस है, एक्यूसेटिव केस है। बताओ ये बात यहाँ पर समझ में आ गई क्या? तो एक्यूसेटिव केस का अपन को कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ पर, एक्यूसेटिव केस का मतलब कैसे क्या पता चलेगा कि ये एक्यूसेटिव केस है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो यहाँ पर इसका जो पता चलेगा हमारे को, तो ये चलेगा वर्ड से जवाब आएगा। तो ये वर्ड से क्या, वर्ड से जवाब, तो गेव क्या दिया, क्या दिया, तो वहां पर क्या रहेगा, ऑक्यूसेटिव केस रहेगा, ऑक्यूसेटिव केस रहेगा। और जिसमें हुम का जवाब आएगा, हुम का, देखिए वाट का जवाब आएगा, यानी इसमें वोट का जवाब रहता है, वोट का जवाब रहता है। तो वोट का जवाब रहेगा वो तो क्या रहेगा, एक्यूसेटिव केस है। और जहां पर हुम का जवाब रहेगा, किसका जवाब रहेगा भाई साहब, हुम का, हुम का जवाब रहेगा, हाँ हुम का जवाब रहता है। तो हुम का जवाब रहेगा तो डेटिव केस है, और व्हाट का जवाब रहेगा तो वो क्या है, एक्यूसेटिव केस बनेगा आपका वैसे। ठीक है, बताओ इतनी बातें समझ में आ गई क्या? तो एक्यूसेटिव और यहाँ पर क्या है, अब देखो कैसे कैसे समझेंगे इस बात को कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि आप इस थोड़ी सी देर के लिए इस सोन को हटाकर देखो एक बार, सोन को जब आप हटाओगे तो सेंटेंस क्या बनेगा भाई, प्रियंका गेव ए पेन, प्रियंका गेव ए पेन। अब देखो प्रियंका ने पेन दिया, यानी पूर्ण अर्थ निकल रहा है, अर्थ पूरा आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यदि आप इस पेन को हटाकर देखेंगे, पेन को हटाकर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको बनाना है यहाँ तक, प्रियंका गेव सोहन, प्रियंका ने क्या दिया, सोहन दिया, क्या दिया, सोहन दिया। तो सोन ये पता नहीं चल रहा है, प्रियंका ने गेव सोहन को, किसको दिया, सोहन को दिया। अब क्या दिया, पूरा अर्थ आना चाहिए, तो इस सोहन की वजह से पूरा अर्थ नहीं है, तभी तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जब पूरा अर्थ देगा तो वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे आपको समझना है चीजों को। बताओ यहाँ तक बातें समझ में आ गई क्या? चलूं क्या आगे? जी हाँ, सेकंड सेंटेंस की तरफ बढ़ो। ही किल्ड ए स्नेक। अब इसमें एक ही है, क्या है, एक ही है। तो जब एक ही है तो ये क्या रहेगा बताओ, मैं इस बात को यहां लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, स्नेक वाली बात को लिख रहे हैं अपन। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब है, बिल्कुल साहब, ऑब्जेक्ट टू क्या है, वर्ब है। और ये क्या है, अब कैसा है बताओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें एक ही, यदि एक ही ऑब्जेक्ट रहता है, यदि किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। जी हाँ, इसके बाद में ये क्या है, थर्ड, इसमें मैं क्या लगाऊं, अब बताओ, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक्यूसेटिव केस रहेगा। कौन सा केस रहेगा, एक्यूसेटिव केस रह जाएगा। अब ये बातें तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी अच्छे से, कि यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डेटिव केस रहेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक्यूसेटिव केस रहेगा। बताओ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या? जी हाँ, ठीक है। अब एक और है, एन ईमेल वॉज सेंट बाय द अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट, अब ये अकाउंटेंट आ रहा है, इसको अंडरलाइन नहीं किया गया, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं यहाँ पर अच्छे से इसको, एक बार रुकना भाई। हाँ जी, ये लो जी, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। अब ये जो अंडरलाइन किया है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये प्रेपोजिशन के बाद में नहीं है भाई? यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बताओ ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन हुआ कि नहीं? तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है,
ये जो नाउन है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन। लिखो यहाँ पर, आराम से नोट्स में बनाओ इसको, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन। अब बताओ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑब्जेक्ट टू क्या है? ये प्रेपोजिशन है। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? जी हाँ। और केस कौन सा रहेगा? केस रहेगा कौन सा? एक्यूसेटिव, क्योंकि एक्यूसेटिव क्या कर रहा है? एक्यूसेटिव क्या कर रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है और ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन ले रहा है वहां पर। तो ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन रहेगा और ये कौन सा केस रह जाएगा इसमें? इसमें इस नाउन में एक्यूसेटिव केस रह जाएगा। तो अपन ने इतने जाने, नॉमिनेटिव जाना, ऑब्जेक्टिव जाना। ऑब्जेक्टिव हमने पार्ट जान लिए, दो पार्ट होते हैं, एक्यूसेटिव और एक डेटिव। ठीक है, हाँ जी। तो एक्यूसेटिव क्या रहता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, और आपका डेटिव केस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये दो बात मैंने आपको शानी शानी तरीके से बता दी है। जितना समझ में आ जाए उतना ठीक है, नहीं आए तो एक बार रिपीट और करना क्लास को, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ सीधा हमारे वोकेटिव केस के ऊपर। तो वोकेटिव केस क्या करता है? वोकेटिव केस आपके संबोधन को तय करता है। साथियों, किसके संबोधन को तय करता है अभी बात करेंगे। आपको संबोधन बताएगा। बात एकदम शानी लिखूंगा मैं यहाँ पर। जी हाँ। तो यहाँ पर एक बात और शानी बताऊंगा आपको कि यह केस ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही क्या होता है साहब? ऑब्जेक्ट होता है। यदि सब्जेक्ट रहेगा तो नॉमिनेटिव केस है, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो क्या है हमारा? या तो एक्यूसेटिव बनेगा या डेटिव बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट केस हो जाएगा वो। तो ना तो ये सब्जेक्टिव काम करता है, ना ही ऑब्जेक्टिव। फिर ये क्या करता है भाई? नाउन इज यूज ओनली फॉर द सेक ऑफ एड्रेस। ये किसी संबोधन के वास्ते आपका प्रयुक्त होगा, यानी संबोधन बताएगा। ये क्या बताएगा? संबोधन बताएगा। संबोधन के वास्ते ये आपके लिए यहाँ पर आएगा। तो ए कोमा इज यूज बिफोर एंड आफ्टर वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस में क्या है? आपका कोमा दिया हुआ होता है, बिल्कुल कोमा है। अभी चलेंगे अपन कैसे। अब जैसे सोहन, सोहन कम है, मैं ऐसी चीज बोल रहा हूं, अरे सोहन इधर आ, सोहन इधर आ। तो ये जो मैं बोल रहा हूं, सोहन इधर आ, ये जो मैं रुक के थोड़ा सा बोल रहा हूं, ये किस में चला जाता है? वोकेटिव केस में। ठीक है, हाँ जी। तो ये कोमा लगा हुआ रहता है। इसी को साथियों क्या कह दिया जाता है? वोकेटिव केस कह दिया जाता है। तो ये वोकेटिव केस किसका काम करता है? संबोधन का काम करता है। किसका करता है? संबोधन का काम करता है। अच्छे से नोट करके लिखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। कम हेयर सोहन, सोहन कम हेयर, कैसे भी आप बोल सकते हो इनको। तो आपको बोलना ये है, कैसे आपको बोलना है, थोड़ा सा रुक कर आपको यहाँ पर कोमा जो दिया हुआ है यही आपको तय करेगा कि ये वोकेटिव केस आ रहा है। तो ये सब्जेक्ट ना तो सब्जेक्ट की वजह से आया है, ना तो ये सब्जेक्ट है और ना ही ये ऑब्जेक्ट है। ये तो कौन सा है? वोकेटिव, जो किसको बता रहा है? इस संबंध को बता रहा है, एड्रेस कर रहा है किसी चीज को। ठीक है, हाँ जी। अरे अपन के घर में कोई कुत्ता बिलाई ये रहता है, ठीक है, हाँ जी। तो आपने जैसे बिल्ली होती है, तो बिल्ली को अपन क्या कर देते हैं? अपन उसको प्यार से कोई भी नाम रख देते हैं, अपन जिमी रख देते हैं। इसी कुत्ते का नाम जिमी रख देते हैं, टॉम रख देते हैं, टॉमी रख देते हैं। तो ये डॉगी रख देते हैं उसका नाम। तो अपन कैसे बोला? डॉगी, डॉगी इधर आ। तो अपन ऐसे ही बोलते हैं, जेमी दूध पी ले, जेमी दूध पी ले। तो ऐसे अपन जो बोलते हैं, ये संबोधन के वास्ते उनको बुलाते हैं, अपन एड्रेस करते हैं अपन उनको। ठीक है, हाँ जी। तो अपन किसी को बुलाते हैं, अपन किसी को बुलाते हैं, किसी व्यक्ति को बुला देते हैं, अरे बाबू, अरे बाबू चाय पी ले। अब जब चाय पी ले, जब ये कहानी बन रही है, तो ये वोकेटिव केस में नजर आएगी आपको। ठीक है, हाँ जी। अब इससे अच्छे उदाहरण मेरे पास में नहीं। तो यहाँ पर कम है टॉम, टॉम कम हेयर, कम हेयर टॉम। ऐसे जब आप कम हेयर के लिए, तो ये टॉम जो है ये किसका काम कर रहा है? वोकेटिव केस का काम कर रहा है, और ये संबोधन को दर्शा रहा है। यहाँ पर ये ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ जी। फिर आता है आपका फोर पजेसिव केस वाला। तो पजेसिव केस को जेनेटिव केस भी कह दिया जाता है। अब जेनेटिव केस को भी अपन देखने की कोशिश करेंगे वन बाय वन करके। तो वोकेटिव केस समझ में आ गया होगा। कॉमा आएगा, किसी को संबंध होगा, किसी नाम से पहले किसी नाम, जो नाम होगा वहां पर कॉमा लगा दिया जाता है। बस ये बात आपको नोट करके वहां पर लिखनी है। इसके बाद में आ जाइए यहाँ पर, द पजेसिव केस ऑफ नाउन इज
इज ए वे टू शो ओनरशिप और पोजीशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का अधिकार, किसी चीज का स्वामित्व, किसी चीज का अधिकार या स्वामित्व को बताने के लिए पजेसिव केस का यूज किया जाता है। कैसे सर, हम तो समझे नहीं। इट इन्वॉल्व, समझाऊंगा एक एक करके। इट इन्वॉल्व एडिंग एन एपस्ट्रोफी, एपस्ट्रोफी इसमें लगा दी जाती है। अब एपस्ट्रोफी कैसे होती है? एक तो ऐसे होती है, एक ऐसे होती है और एक ओप से होती है। तो तीन चीजों से मिलकर क्या बन जाती है? आपकी अपस्ट्रोफी बन जाती है। एक तो ऊपर की साइड कोमा लग जाता है, कोमे की साइड, उसको अपस्ट्रोफी बोलते हैं। फिर अपस्ट्रोफी एस लग जाता है, एक ओप। तीन तरीके होते हैं इसको लगाने के, ठीक है। हाँ जी, तो पजेसिव केस को देखने के, और इनका ये भाव क्या रहता है? वही का, के, की। इस भाव को दर्शाने के लिए अपन को पजेसिव केस पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, एंड एस एट द एंड ऑफ ए नाउन लगा दिया जाता है। पजेसिव केस इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिव केस। तो पजेसिव केस को क्या कह दिया जाता है? जेनेटिव केस भी कह दिया जाता है। तो ये बात अच्छे से आप लिखेंगे, हमारे सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी और जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के जो हमारे साथी हैं, वो इस बात को अच्छे से नोट करके लिखेंगे। जी हाँ। हाँ जी, आगे देखिए अब, इट इज इन थ्री वेज। अब ये क्या है? पजेसिव केस कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार। मैंने वैसे समझा दिया है। यूजिंग आपको क्या करना है? अपस्ट्रोफी लगा देना है। अब ये कहाँ पर लगेगा? जब नाउन आपका क्या रहेगा? नाउन आपका यदि प्लूरल है तो वहां पर ये चीज आपकी वहां पर लग जाएगी और वहां पर क्या होगा? अपस्ट्रोफी। आप जैसे, मैं आपको एक चीज अभी समझाऊंगा, वो है मेरे पास में यहाँ पर एग्जाम्पल। यूजिंग एफस्टोपी एस लगाएं, तो नाउन में आप एस लगाकर, नाउन में एस लगाकर ऊपर ये लगा देना है और इसके ये क्या बन जाता है? नाउन प्लस अपस्टोपी एस लग जाए। इसमें केवल नाउन और अपस्टोपी लगेगा, ठीक है। हाँ जी, तो नाउन्स में लगेगा ये, इसमें लगेगा नाउन्स में। हाँ जी, तो नाउन्स यहाँ पर क्या है? प्लूरल है। यूजिंग ऑफ, नाउन ऑफ ऑब्जेक्ट, नाउन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा ये, ठीक है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही रहेगा। अब यहाँ पर अपन को देखना है, देखिए मोहन्स मदर, मोहन की माता, मैं इसको पहले हिंदी में लिखता हूँ। मोहन, मोहन की माता। अब ये जो की का अर्थ दे रहा है, ये कौन कौन देते हैं? एक तो आपका ये देता है। कब ये, तो कब आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा, केवल अकेला प्लूरल फॉर्म में। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक, और जब ये आता है ऐश वाला, सॉरी, ये जो आएगा, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा पेन मोटा चल रहा है मेरी पास में। हाँ जी, ये जो आएगा, ये आएगा सिंगुलर फॉर्म में। कब आएगा? सिंगुलर फॉर्म। और ये तो आपको पता है ऑफ, ठीक है। इसके बाद में हमेशा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। जी हाँ, बस और कुछ भी नहीं है। अब अपन समझेंगे एक केस को। मोहन मदर, तो मोहन एक है, तो यहाँ पर नाउन कैसा है? नाउन यहाँ पर बिल्कुल क्या है साहब? सिंगुलर है। और सिंगुलर के अंदर हमने क्या लगा दिया? अपस्ट्रोफी एस लगाकर, और इसको क्या बना दिया? मोहन की माता बना दिया। हाँ, ठीक है। हाँ जी, द लेग्स ऑफ ए टेबल, द लेग्स ऑफ ए टेबल। तो यहाँ पर जो लेग्स ऑफ ए टेबल है, यहाँ पर जिस ऑफ के बाद वाला, ये है आपका कौन सा? पजेसिव केस। कौन सा है? पजेसिव केस है भाई साहब। तो पजेसिव केस ये वाला है आपका। आप इसको मत मानना, ये तो क्या है? रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है। ये तो मूल शब्द है। ये तो क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। हाँ जी, तो मूल शब्द में आपका ऑप नहीं लगेगा। ऑप तो कहाँ लगेगा? पजेसिव केस। आप किसको मानेंगे इन दोनों में ही? तो दोनों में जो मानेंगे वो टेबल को मानेंगे आप, पजेसिव केस, यानी बाद वाला, ओप के बाद वाला। तो ये नोट करके मैं लिखा दूं। हाँ जी, ओप के, यहां पर लिखना, ओप के बाद वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा पजेसिव केस रहता है। ये आप थोड़ा सा नोट डाल के अच्छे से, पजेसिव केस रहता है, ये आप अच्छे से लिखना ही है ये बातें।
आपको यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, फिर आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर आपने कंफ्यूज कर दिया, मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करा। ओ के बाद वाला रहेगा पदेशी केस, पर इसी को क्या कह दिया जाता है बताइए, इसी को जेनेटिव केस कह दिया जाता है। इसी को क्या क्या नाम दे दिया हमने, जेनेटिव केस दे दिया, जेनेटिव केस, ये जेनेटिव केस हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए हॉर्सेस टेल्स, हॉर्सेस टेल्स, तो यहाँ पर हॉर्सेस, अब यहाँ पर बहुत सारी हॉर्सेस हैं, तो नाउन किस फॉर्म में प्रयुक्त हुआ है, प्लूरल फॉर्म में। और यहाँ पर केवल अपन को क्या लगाना है, केवल आपको ये कॉमा जो ऊपर वाला है अपस्टोपी वाला ही लगाना है, अपस्टोपी एस नहीं लगाएंगे। एक यहाँ पर क्या है, गर्ल, अब यहाँ पर इसको ऐसे नहीं बोला जाता, GIRLS ऐसे लगा दिया, और यहाँ पर मैंने कर दिया हॉस्टल, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया हॉस्टल या कॉलेज जो भी है। अब गर्ल्स ऐसे नहीं लिखेंगे, गर्ल्स जो पूरा है यानी GIRLS जो प्लूरल फॉर्म है उसमें ही आपको यहाँ पर क्या कर देना है, अपस्टोपी लगा देना है। तो गर्ल्स कॉलेज ऐसे आएगा, तो ये प्लूरल फॉर्म में आएगा, ये आपका ये भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, और ये आपका यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में आएगा। और ये आपका कब आएगा, ओप, ये ओप निर्जीव वस्तुओं के लिए लिया जाता है, और ये सारे सजीव वस्तुओं के लिए लिए जाते हैं। यानी सजीव जितनी एनिमेट होंगी चीजें उनमें अपस्टोपी एस या अपस्टोपी, और जो निर्जीव होगी उसके लिए आपको ऑप का प्रयोग लगाकर का के की का अर्थ वहां पर आपको बताना है। जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर आता है ना, योर मदर्स नेम, योर मदर्स नेम, आपकी माता का नाम, आपके पिता का नाम, ये जो आता है ये वही चीजें हैं, ये वो पॉजेसिव केस का ही वहां पर आपको अधिकार देती है। बताओ यहाँ तक चीजें समझ गए क्या। अब इसके आगे और थोड़ी समझाऊं आपको। जी हाँ, तो ज्यादा आपको समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप आराम से कार्य करें लोगे आराम से। अब इसके बाद में जस्ट आ जाइए नाउन एंड नाउन फंक्शन के बारे में बात करेंगे टोटल अपन। तो नाउन केस के अपने बारे में जान लिया, अब नाउन फंक्शन के बात में देखो, नाउन फंक्शन एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट टू वर्ब हो सकता है, बिल्कुल नॉमिनेटिव केस हो सकता है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब होता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, समझेंगे क्या क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। एक नाउन क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट टू वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, कहाँ कहाँ स्थिति हो सकती है एक नाउन की, नाउन कहाँ कहाँ एक सेंटेंस में बैठ सकता है, इनके अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब वर्ब हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, केस इन अपोजिशन हो सकता है, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो सकता है। तो कितनी जगह बैठा, 6 जगह नाउन अपनी स्थिति बता रहा है कि मैं इन जगह पर यदि मिल जाऊं तो समझ जाना मैं एक नाउन का काम कर रहा हूं या नाउन के इक्विवेलेंट काम कर रहा हूं। अब यहाँ पर सुनना बड़ी बात है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अपन, सबसे पहले यहाँ पर रूल को अपन फॉलो करते हैं, एक बार ये रूल लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, रूल लिख लेना। जी हाँ, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार नाउन इस तरह से कार्य करेगा, नाउन इस तरह से फंक्शन करता है। कैसे नाउन फंक्शन कार्य करता है, ये पहले की बात करेंगे अपन। तो सब्जेक्ट ये अपना क्या है, फॉर्मूला है पूरा, इस फॉर्मूले के तहत अपन बात करेंगे। जैसे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और जो इसके आगे का जो वर्ड या वर्ड यूनिट रहता है वो क्या क्या रह सकता है, वो क्या क्या रह सकता है। तो अपन वन बाय वन करके बात करेंगे। पहली चीज, यदि यह सब्जेक्ट की डिटेल देगा, सब्जेक्ट की डिटेल दे, इसकी डिटेल देगा सब्जेक्ट की, तो वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्या बन सकता है भाई साहब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। और यदि यह वर्ब की डिटेल दे तो एडवर्ब हो सकता है। क्या हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। और एडवर्ब के लिए अपन को क्या है, एमपीटीआर का सहयोग लेना पड़ता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितनी बार। तो ये क्या है, आपके एडवर्ब को शो करती हैं। तो कब तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, जब वो सब्जेक्ट की डिटेल देगा, यानी सब्जेक्ट की पहचान बताएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट है। जब यह ना तो सब्जेक्ट की डिटेल दे और ना ही वर्ब की डिटेल दे, यदि वर्ब की डिटेल देगा तो ये एडवर्ब माना जाएगा। कौन, जो ये वर्ड, जो वर्ड यूनिट आ रहा है किसके बाद में, इस वर्ब के बाद में। अब इस वर्ब के बाद में जो वर्ड आ रहा है, कोई भी वर्ड जो नाउन वर्ड होगा वो क्या होगा, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। कब बनेगा, जब वो सब्जेक्ट की डिटेल देगा। और जब वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की डिटेल न देकर आपको वहां पर एडवर्ब हो सकता है, जब ये किसकी डिटेल दे, वर्ब के लिए कहे, वर्ब की डिटेल दे, वहां पर वर्ब के लिए प्रयुक्त हो,
तो और यदि ऐसा दोनों ही नहीं हो वहां पर, तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, कौन सा, कि जब ये ना तो सब्जेक्ट की डिटेल दे और ना ही एडवर्ब की डिटेल दे, तो ये क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। देखेंगे अपन वन बाय वन करके तीनों चारों चीजों को, ठीक है। हाँ जी, तो अपन देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, जी हाँ, अब एग्जाम्पल के थ्रू अपन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो शी इज ए टीचर, अब यहाँ पर ये आ रहा है, ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। तो नाउन फंक्शन को अपन देखेंगे कि एस वी ओ सी ये कैसे कैसे काम करता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये देखो एस वी सी भी हो सकता है, एस वी ओ भी होता है, एस वी ओ भी हो सकता है, ठीक है, एस वी ओ सी भी हो सकता है। तो ऐसे ये बहुत सारे होते हैं। तो ये जो शवों का जो अपन देख रहे हैं, शवों का, ये शवों का भी अपन पहचान कर सकते हैं इस नाउन फंक्शन के द्वारा। कैसे करेंगे यहाँ पर देखना, ये क्या है, ये है, और ये क्या है, टीचर है। अब टीचर को अंडरलाइन किया है। अब बताओ ये सब्जेक्ट की डिटेल दे रहा है क्या, क्या ये वर्ब की डिटेल दे रहा है या सब्जेक्ट की डिटेल दे रहा है, सब्जेक्ट की डिटेल कैसे देगा, वह क्या है, टीचर, टीचर कौन, वह क्या है, टीचर, टीचर कौन, वह। तो बताओ सब्जेक्ट की तो दे रहा है डिटेल, जब ये सब्जेक्ट की डिटेल दे रहा है तो ये क्या बन गया भाई साहब, कॉम्प्लीमेंट बना नहीं, अरे बन गया क्या, कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल साहब बन गया। तो बताओ एक सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये आपका कॉम्प्लीमेंट। तो एस वी सी इसकी पोजीशन बन गई। बताओ बात समझ में आ गई क्या, तो बताओ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बना, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसी वर्ब के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो ये वर्ब के लिए एडवर्ब नहीं है ये। अब ये ना ऑब्जेक्ट है ना एडवर्ब है, ये क्या है, केवल ये कॉम्प्लीमेंट है। और नाउन, यहाँ पर नाउन फ्रेज है इसमें, ये कौन सी इसमें फ्रेज भी अपन देखें तो इसमें नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। अब यहाँ पर लिखा है सेकंड सेंटेंस, लीला इज अट्रैक्टिव, लीला तो बिल्कुल सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। इसके बाद में अब लीला क्या है, लीला क्या है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव कौन, लीला। तो यहाँ पर जब इन दोनों का आपको सब्जेक्ट की डिटेल मिल जाए तो ये आपका वापस से क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ठीक है। बताओ बातें समझ में आ गई क्या, तो एस वी सी पैटर्न बनेगा यहाँ पर। अब बताओ ये बातें यहाँ पर हो गई, जी हाँ। अब यहाँ पर कमल किल्ड ए स्नेक, तो कमल ने क्या मारा, स्नेक, किसको मारा, किसको मारा, किसकी डिटेल दे रहा है, ना तो ये वर्ब की डिटेल दे रहा है और ना ही ये किसी सब्जेक्ट की डिटेल दे रहा है। तो यहाँ पर क्या बना, कमल किल्ड ए स्नेक, तो ये बताओ क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अभी अपन पढ़ के आए हैं बिल्कुल आराम से वहां पर, ठीक है। हाँ जी, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया, एक्सेसिव केस बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट पर रहेगा अपन इसको पढ़े। तो ऑब्जेक्ट जब बन गया तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका कैसे बनेगा, ये एस, ये वी, और ये क्या बन गया, ओ। तो यहाँ पर इसका, इसकी पोजीशन कैसे बनेगी, एस वी ओ, और इसकी पोजीशन कैसे बनी, एस वी सी, इसकी क्या बनी, एस वी सी। इस तरह से अपन इनको चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ ये चीजें आपको आराम से समझ में आई क्या, जी हाँ। और देखना भाई, अब देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने बात कर ली कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस चीज को आपको नोट लगा कर लिखना है, ये कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, नोट लगा कर लिखना है इस बात, ठीक है। यहाँ पर लिखना आप, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मे बी, मे बी, मे बी आइदर, आइदर noun phrase, noun phrase, noun phrase और adjective phrase, adjective phrase। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, एक सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज हो सकता है और क्या हो सकता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है।
तो एडजेक्टिव फ्रेज भी बन सकती है। अब कैसे, जैसे यहाँ पर टीचर था, ये नाउन का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखो एडजेक्टिव अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है इसमें, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, तभी तो मेरे को लिखना आवश्यकता पड़ी इसकी। और ये क्या है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। तो यहाँ पर इसमें एडजेक्टिव फ्रेज थी, तो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन फ्रेज भी हो सकती है और एक एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है। बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या? तो इस चीज को आप अच्छे से नोट करके लिख देंगे, ये एग्जाम में आई हुई चीजें हैं, तभी मैं इन चीजों को लिखा देता हूँ। जी हाँ। हाँ चलो आगे थोड़ा सा और। इसके बाद में जस्ट अपन चलते हैं सेकंड नियम पर। सेकंड नियम क्या है, ये वाला है आपकी स्क्रीन पर। यदि एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट और वर्ब हो, आगे वर्ड या वर्ड यूनिट क्या रहेगा। आपने एक तरफ तो क्या देखा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब बनेगा, वो सब्जेक्ट की डिटेल देगा। और यदि वह ना तो सब्जेक्ट की डिटेल दे ना एडवर्ब की डिटेल दे, तो वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। और जब वह वर्ब की डिटेल देगा, तो वहां पर वो क्या रहेगा, एडवर्ब रहेगा। ये चीजें हमने वहां पर सीखी थी। अब अपन सीख रहे हैं, यदि यदि यह ऑब्जेक्ट की डिटेल दे, ये वर्ड यूनिट है ऑब्जेक्ट की, वहां पर सब्जेक्ट की डिटेल, ऑब्जेक्ट की डिटेल देगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यदि ये वर्ब की डिटेल दे तो एडवर्ब हो सकता है। एडवर्ब कौन कौन से, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितनी बार। ठीक है, हाँ जी। यह है, यह ना तो ऑब्जेक्ट की डिटेल दे ना ही वर्ब की डिटेल दे, तो ये क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। कैसे समझेंगे यहाँ पर, वी इलेक्टेड सोहन मोनिटर, वी इलेक्टेड सोहन मोनिटर। तो बताइए सोहन किसको चुना गया, सोहन को। क्या चुना गया, मोनिटर। मोनिटर किसे चुना गया, सोहन को। किसे चुना गया, तो ये ऑब्जेक्ट, इस ये जो ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जी इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कौन है, मोनिटर है। तो ये क्या बना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना है। क्या बना है साहब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना है। बताओ ये चीजें आराम समझ में आ गई क्या? तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों बना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट के थ्रू काम आ रहा है, सोहन के लिए आ रहा है। सोहन क्या बना, मॉनिटर। मॉनिटर कौन, सोहन। सोहन क्या, मॉनिटर। मॉनिटर कौन, सोहन। ऐसे आप पूछोगे एक सेंटेंस में जाकर, तब आपको पता चलेंगी चीजें कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या? जी हाँ। और देखिए, द विलेजर्स इलेक्टेड ममता सरपंच, ऐसे होता है। ये भी नाउन का काम कर रहा है, ये भी नाउन है, दोनों ही नाउन है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है। अब ये तो क्या हो गया, ये सोन, तो ये तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों हो गया ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कब होगा, जब वह ना तो वर्ब की डिटेल देगा और ना ही किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल देगा। तो यहाँ पर ये क्या बना, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाई। द विलेजर्स इलेक्टेड ममता सरपंच। तो ममता, सरपंच कौन, ममता। ममता क्या, सरपंच। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये सरपंच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपको इस सेंटेंस में पूछा जा सकता है अंडरलाइन करवा कर कि दिस द अंडरलाइन पार्ट इज, ठीक है, स्टैंड फॉर। तो ये द अंडरलाइन पार्ट स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आपको सरपंच को अंडरलाइन करके ये दे दिया जाए कि सरपंच क्या है, तो आपको वहां पर दे देगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, एडवर्ब, ये सब कुछ दे देगा। आपको बस लगाना है वहां पर क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। बताओ ये बात आराम से समझ में आ गई क्या? चलो क्या थोड़ा सा और आगे? जी हाँ। तो देखिए एक बात और आपको थोड़ा सा नोट कर लेनी है। क्या नोट करनी है, ये चीजें नोट करनी है। चीफ वर्ब यूज विद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए ये मुख्य वर्ब हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, कॉल, मेक, नेम, अपॉइंट, नॉमिनेट, फाइंड, कंसीडर। द पार्लियामेंट मेंबर नॉमिनेटेड मोदी द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे यदि होगा तो नॉमिनेट किया जाएगा उनको। तो जब नॉमिनेट किया जाएगा तो वहां पर ये क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और जो मोदी है वहां पर वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और कंसीडर, फाइंड, ये आदि वर्ब आती हैं जो किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ही काम करती हैं। इनको आप अच्छे से देख लेना। अब थर्ड बात आ रही है हमारी कौन सी, केस इन अपोजिशन। तो अपोजिशन का मतलब क्या है, बगल में। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, बगल में, यानी साइड बाई, यानी साइड बाई चीजें चलेंगी ये। ठीक है, हाँ जी। तो बगल में कैसे काम होगा, सुनना आप बड़े ध्यान से।
when we use two nouns or noun phrase together to refer to the same person or thing in a clause, the second is said to be the opposite of the first। तो ये पहले वाले के लिए प्रयुक्त होगा अपोजिशन साइड बगल में, यानी दो सेंटेंस इसमें एक ही रहेगा। इसमें यहाँ पर कोमा का यूज किया जाएगा, इसका यूज होगा, कोमा इसमें यूज काम करेगा। कैसे करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेगा। जी हाँ, तो माई फिजिक्स टीचर गणेश इज एन एंग्लो इंडियन। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है, देखो ये कोमा लगा हुआ है, और ये जो अंडरलाइन पार्ट है पूरा का पूरा, ये आपका क्या है, केस इन अपोजिशन है। केस इन क्या है, अपोजिशन है साहब, ठीक है। हाँ जी, तो ये साइड बाई है, क्या है, साइड बाई है। तो आपको साइड बाई चीजों को देखना है। केस इन क्या है, ये अपोजिशन है। तो केस इन अपोजिशन कैसे हुआ, साइड बाई, ये बिल्कुल साइड में देखो कोमा लगा हुआ है, यदि कोमा लगा हुआ होगा तो आप ये क्या है, केस इन अपोजिशन है। अब देखो, मीट माई फिजिक्स टीचर द एंग्लो इंडियन। अब जब एंग्लो इंडियन इधर लगा दिया यहाँ पर, तो द एंग्लो इंडियन मीट माई, तो यहाँ पर जो ये है फिजिक्स टीचर द एंग्लो इंडियन, माई फिजिक्स टीचर द एंग्लो इंडियन, ये तो पूरा का पूरा क्या है, केस इन अपोजिशन है साहब। क्या है, केस इन अपोजिशन है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गई चीजें। जी हाँ, आवर स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर रेड्डी हैज रिसीव्ड मनी अवार्ड। तो यहाँ पर जो आया, यहाँ पर जो आया, ये पूरा का पूरा क्या है, केस इन अपोजिशन है। केस इन क्या है, अपोजिशन है। ये लो, ये आप इसको अच्छे से देख लो। इसके बस यानी बगल साइड बाई लगेगा, ये साइड बाई बिल्कुल साइड में चीजें आ जाएंगी इसकी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे थ्री, देर आर टू टाइप्स ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन कितने टाइप की होती है, दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी नॉन एजेंशियल, नॉन एजेंशियल यानी इसको नॉन रेस्ट्रिक्टिव भी कहा जाता है। वी यूज कोमा, इसमें क्या है, कोमा लगा दिया जाता है, इसमें क्या लगा दिया जाता है, कोमा लगा दिया। अवर टीचर मिस्टर सुनीता, अभी यहाँ पर टीचर में क्या है, कोमा है, तो ये क्या है, एजेंशियल है, बिल्कुल एजेंशियल है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, कोमा है, और केस इन अपोजिशन है। हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड। और एजेंशियल में क्या है, रेस्ट्रिक्टिव में क्या है, वी यूज नो कोमा, इसमें कोई किसी कोमे का प्रयोग नहीं किया जाता। द फिल्म द टाइटैनिक रिसीव्ड मैनी ऑस्कर अवार्ड। तो बस इसमें इसमें क्या नहीं लगा हुआ, इसमें क्या नहीं लगा हुआ, इसमें कोमा नहीं लगा। जिसमें कोमा लगा हुआ होगा होगा तो वो तो क्या है, नॉन एजेंशियल नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव सेंस में प्रयोग की जाएगी। और जिसमें कोमा नहीं है, कोमा नहीं है, वो किसमें चली जाएगी, एजेंशियल रेस्ट्रिक्टिव सेंस में चली जाएगी। ये अपन मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रोनाउन के अंदर, वहां पर चीजें आपको समझ में आएंगी। लेना जरूरी था, टाइप्स देखना बहुत जरूरी था इनके। जी हाँ, इसके बाद में आगे हमारी आ रहा है लास्ट वाला, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, ये भी आप सुन लो अच्छे से। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि बिल्कुल यहाँ पर स्टैंडिंग अलोन होगा, अकेले में होंगे बिल्कुल। ये कैसे होंगे, सुनना। A nominative absolute is a grammatical construction in English that modifies a sentence and provides additional information about the main subject and verb। यानी main subject के लिए एक verb, यानी main subject के लिए और verb के लिए क्या होता है, एक अलग से information दी जाती है। कैसे, it's made up of a noun, noun phrase or pronoun in the nominative case followed by a predicative that doesn't have a finite verb। इसमें किसी finite verb का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें तो ये वाला स्ट्रक्चर काम में लिया जाता है। कोई नाउन है, बीच में पार्टिसिपल है, आगे सेंटेंस है, समझ जाएगा कि वो क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। ठीक है, नॉमिनेटिव क्या है, एब्सोल्यूट है। कैसे अपन समझेंगे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, ही बीइंग एब्सेंट, ही बीइंग एब्सेंट। तो यहाँ पर जब वह एब्सेंट थी, नो बिजनेस वॉज यहाँ पर ट्रांसलेटेड। तो यहाँ पर जो ये ही बीइंग एब्सेंट है यहाँ पर,
ये क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। नॉमिनेटिव क्या है, एब्सोल्यूट है यहाँ पर। द सन हैविंग सेड, अब मैंने यही तो बात बताई कि ये नाउन है, यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन कोई काम आएगा, और यहाँ पर ये क्या है, ये पार्टिसिपल है, और आगे क्या है, सेंटेंस है। तो ये जब स्ट्रक्चर बनेगा तो आप समझ जाएगा वो क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। पार्टिसिपल आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब द सन हैविंग सेड, द सन हैविंग सेड, तो यहाँ पर ये क्या है, पार्टिसिपल आ गया, ये यहाँ पर पार्टिसिपल हो गया, यहाँ पर आपका नाउन हो गया, और इसके बाद में सेंटेंस हो गया, तो ये क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। बताओ यहाँ पर समझ में आ गया क्या? जी हाँ। अब ये हो गई हैं बातें अब तक, नाउन केस के बारे में हमने देख लिया और नाउन फंक्शन के बारे में हमने देख लिया। इसमें नाउन में अब एक चीज होती है, नाउन नंबर, नाउन एंड द नाउन नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में। जी हाँ, उसमें सारी बातें, क्योंकि वहां पर भी वो सिंगुलर प्लूरल की बातें होंगी। बिल्कुल, नंबर अब सिंगुलर प्लूरल के लिए बचा है हमारा, तो बस इतना ही बचा है। एक क्लास और रहेगी वो आपकी, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वो क्लास रहेगी, उस समय आप देख लेंगे, वो नाउन नंबर भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। अब अपन सीधे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको आप पढ़ेंगे वहां पर प्रोनाउन। तो आपने अब तक 3 क्लासें हमारी देख ली हैं, और इनमें प्रोनाउन अपन पढ़ेंगे। और प्रोनाउन देखो 2-4 दिन क्लासें और यहाँ पर है जो डिले की जाती हैं आपकी, तो 1 या 2 तारीख के संभवतः ये क्लास हमारी दोबारा से स्टार्ट होंगी। तो 2 तारीख आप मान के चलिए, 2 अक्टूबर से बिल्कुल हम रेगुलर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लास चलेंगे आपके लिए। तो अभी थोड़ा सा हमारे पास में समय भी नहीं है, और सीटी का थोड़ा सा एग्जाम है, उसके लिए अपन थोड़े से फंसे हुए हैं, और नोट्स मेकिंग पर भी कार्य चल रहा है, क्योंकि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाने हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ें हो जाती हैं रेडी, इसके बाद अपन 2 तारीख से आपकी क्लासें लगवा देंगे आराम से, ठीक है। और यदि बीच में मुझे टाइम मिला तो 2 तारीख से पहले भी मैं आपकी क्लासें ले लूंगा। तो आप अन्यथा चीज़ों को न लें, बिल्कुल जितना पढ़ा दिया गया है उसको अपने नोट्स में याद करें, और जो नोट्स नहीं लिखे हैं तो नोट्स आप लिख लें आराम से, आपके पास में 3 या 4 दिन का समय है। फिर इसके बाद में आपको अल्टरनेटिव नंबर भी दूंगा आपको 2 तारीख को, उसमें मैं आपको आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद में आपको जो काम जो आप लिखकर मुझे भेजेंगे, उसका फिर मैं एक टॉपिक होने के बाद में आपका व्हाट्सएप पर ही टेस्ट लूंगा। टीचर लेस टेस्ट होगा वो हमारा, और उससे हमारे टॉपिक में कितना हमने याद किया, कितने हमने पाया, कितना हमने खोया, सारी बातें उसमें होंगी, और आपकी वहां पर मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग हो रही। तो अपन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलेंगे, व्यवस्थित तरीके से चलेंगे आराम से। जी हाँ साथियों, तो अब तक अब दीजिए, अब देखिए चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दें। जी हाँ, तो चलिए दीजिए मुझे अब इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।